देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। हमने क्षेत्रफल मान लिया। इसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभिलंबवत जो गुजरती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी डिफिनेशन को हम राइट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ऐसे उसी डिफिनेशन को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के, देखिए किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत, है ना, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। इसे फाई ई से, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मार्क है, फाई ई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, उसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, उसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं इंटू डी ए। बात समझ रहे हैं ना। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हम ए कर देते हैं। ए माने जानते हैं, पूरे एरिया के लिए हम इसको कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम और पूरा डिफाइन करेंगे इसको। मान लीजिए ये विद्युत, ये इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है इस प्लेट का। मान लीजिए ये जो लाइन है, ये लाइन थीटा एंगल पे झुका है, ये भी थीटा एंगल पे झुका है, ये भी थीटा एंगल पे झुका है। ये तो अभिलंबवत गुजर रहा है ना। ये क्या हो रहा है, ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर हो गया इंटीग्रल ई इन डॉट ए। ये भी आप जानते हैं वेक्टर से, क्या जानते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। आ रहा है, ध्यान में आ रहा है ना। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। क्यों जी, ए डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फाई ई बराबर, इसमें देखिए ई कांस्टेंट है, ई कॉस थीटा कांस्टेंट है। हमने क्या किया, इंटीग्रल क्या लिखा यहाँ, डी ए। एक बात यहाँ बताऊं, अगर इंटीग्रल डी एक्स है तो इसका इंटीग्रल क्या आता है, यक्स। अगर इंटीग्रल डी वाई है तो इसका इंटीग्रल क्या आता है, वाई। यहाँ क्या है, इंटीग्रल डी ए, तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, ए। बात समझ रहे हैं ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई ई बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। हो गया कि नहीं, ई ए कॉस थीटा। इतनी बात समझ गए आप। अच्छा, मात्रक की बात कर लें। ई का मात्रक क्या होता है, आइए किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मात्रक की बात कर रहे हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। बोलिए, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, क्या होता है, याद आ रहा है, इंटू ई ए कॉस थीटा। हो गया ना। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, एफ की वैल्यू क्या हो गई, न्यूटन। क्यों, और ये देखिए ए की वैल्यू कूलाम, और यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर। होता है कि नहीं। तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
अपान कूलम। ये इसका मात्रक हो गया बेटा। किसका मात्रक? फाई ई का मात्रक है। कभी कभी पूछता है ये आपसे तो कि आप वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, तो अगर फार्मूला याद है तो आप इस वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को निकाल देंगे। ठीक है, इसी का एक मात्रक इस साल परीक्षा में भी आया था। इसी का एक मात्रक ये भी लिखते हैं वोल्ट इंटू मीटर। क्या लिखते हैं? वोल्ट इंटू मीटर, है ना, कि वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक है? तो आप क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बात हमारी पकड़ पाए ना? ये देखिए मात्रक हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए। अभी हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं। हम बताए भी थे आपसे कि जहां जहां हम नए नए फार्मूलों को डिराइव करेंगे, नई क्वांटिटियों को, वहां उसकी डायमेंशन भी निकाल दिया करेंगे हम लोग। अभी मैं निकालूंगा यहाँ। देखिए, अब हम यहाँ वैद्युत फ्लक्स की बीमा की बात कर लेते हैं। पहले तो इसके यूनिट लिख लें। यूनिट क्या है? देखिए, यूनिट मात्रक लिखिए फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ये होता है। अच्छा, ई का मात्रक क्या है? एफ अपान क्यू इंटू क्या हो गया? ए। क्यों जी? अच्छा, एफ का क्या होता है? एम इंटू ए होता है कि नहीं? और यहाँ क्या होता है? आई टी इंटू इधर क्या है? ए, है ना। सबकी यूनिट लिखना शुरू करते हैं हम। एम का क्या होता है? किलोग्राम होता है। ए का क्या होता है? मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अच्छा, ए का हो गया। अच्छा, अब आई का लिखिए। आई का एम्पियर और टी का सेकेंड। अभी ऊपर एक बचा हुआ है क्या? ए क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हमने सबका लिख दिया है। अब इधर की बात करें, यहां आ जाएगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां देखिए, हाँ, एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। हो गया कि नहीं? अब देखिए, यहां किलोग्राम की बीमा क्या होती है? यम, और इसकी यल क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई, पहले इसको लिखिए, टी का क्या होता है? टी क्यूब, और यहां क्या है? सिर्फ ए। ठीक है, सबको ऊपर ले जाना शुरू करिए। क्या हो जाएगा? यम यल क्यूब टी पर पावर -3 और ए रेज पावर -1। तो यहां से एक साथ लिख लेंगे यम यल क्यूब टी पर पावर -3 ए रेज पावर -1। ये बीमा होगी इसकी। ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से, थोड़ा सा यदि आप तरीका जानेंगे, आप यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक, ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा हो गई है। यहां लिख दीजिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए ये आपकी क्या हो गई है? ये यूनिट हो गई। इतनी आसानी से आपने निकाल दिया। ठीक है, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन होते हैं इसमें स्थिति। ठीक है, अभी हमने देखा कि फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, पहला यदि वैद्युत बल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत बल रेखाएं समतल पर अभिलंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? अभिलंबवत पड़ती हैं। तो अभिलंबवत का मतलब कभी ये नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र से लंबवत है, समतल के लंबवत है। इस स्थिति में यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या होता है? 0 डिग्री। और जैसे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाता है ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी फाई ई बराबर ई इंटू ए। ये देखिए, यहाँ पर जब अभिलंबवत पड़ेगी तो वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। दूसरी बात,
दूसरी बात विशेष स्थितियों में क्या है, यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र E के, वैद्युत क्षेत्र E के समांतर हो तो, समांतर हो तो, जब समांतर हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना। इस पोजीशन पर यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो पोजीशंस हैं इसके, इन दोनों पोजीशंस की चर्चा भी हमने कर दिया। अब हम इसके बाद गॉस थ्योरम को देखने जा रहे हैं। अब मैं आपको गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम पर ले चलता हूं। ठीक है, गॉस का प्रमेय बड़ा आसान है। गॉस के प्रमेय का यही फॉर्मूला होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला होता है इसका, यही गॉस प्रमेय है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब इसी के हिसाब से इसका डिफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है, अब डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए डिफिनेशन लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं, किसी बंद पृष्ठ से, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर कुल आवेश, पृष्ठ पर कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन गुना होता है। इससे समझ रहे हैं। लिखिए, यदि, देखिए यहां पर यदि है ना वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, यदि वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तथा पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q हो तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है बेटा, Q अपान एप्सिलॉन 0। ये आपका गॉसेस प्रमेय है। क्या कहते हैं इसको, गॉसेस थ्योरम। बात समझ रहे हैं। अब इसी की प्रूविंग पर हम चलते हैं। इसके क्या करते हैं, हम प्रूविंग पर चलते हैं। प्रूविंग करना भी इसका बड़ा आसान है। थोड़ी सी हम ध्यान देंगे और थोड़े से स्टेप्स को समझते हुए चलेंगे तो बिल्कुल गॉसेस थ्योरम और बिल्कुल मक्खन हो जाएगा आपका। देखिए, हमने इस यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया, ये कोई गॉसियन पृष्ठ हमने ले लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, जो ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है कि नहीं है। यहीं से आर दूरी पर स्थित, क्या कह रहे हैं बेटा, यहीं से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। बात पकड़ पा रहे हैं ना। यहीं से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। यहाँ छोटा सा हम एक कल्पांश ले लेते हैं, एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने छोटा सा ऐसे भाग ले लिया है ना। इस भाग का एरिया हमने क्या लिखा कि इसका क्या है, डीए। बताए थे आपको। ऐसे करते हैं आप, यहां से देखिए, यहां से हम ऐसे हमने इसको मिला दिया और यहां से ला करके इसको हमने ऐसे मिला दिया।
ये थोड़ा सा आर यहाँ से हटाइए और थोड़ा डायग्राम को स्मार्ट बना दीजिए। ये बना आपका, ठीक है। ये जो बीच वाला है इसको आप घन कोण कहते हैं और ये क्या होगा, डी ओमेगा। बात पकड़ पा रहे हैं ना? अच्छा, इस पी को थोड़ा सा किनारे करिए, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ठीक है। और यहां से वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए डी ए। वैद्युत क्षेत्र ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये गॉसेस प्रमेय का डायग्राम हो गया आपका। बात समझ रहे हैं ना? अब जैसे जैसे हमने इसको बनाया है, जो जो हमने कहा है उसी को आप यहां लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए लिखते हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, हमने बोला भी है कि जैसे जैसे इस डायग्राम को मैंने बनाया है वैसे वैसे आपको लिख दिया है। लिखा मैंने, माना प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर, ये मान लीजिए इस पृष्ठ का एरिया कितना है, ए है। बंद पृष्ठ ए के भीतर एक बिंदु ओ पर स्थित है। देखिए ओ पर मैंने स्थित करा दिया इसको। माना प्लस क्यू से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। देखिए प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु कोई पी है, ठीक है, पी है। और छोटे से भाग का क्षेत्रफल डीए है, मैंने माना भी है। माना पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई है, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई भी हमने कंसीडर किया वहां पर, ठीक है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू फॉर्मूला याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला हमने प्रूव किया था अभी इसके पीछे। इसको मान लिया मैंने क्या, इक्वेशन 1। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन 1 हो गया। देखिए डीए द्वारा बना घन कोण है ना, क्या भाई, डीए द्वारा बना घन कोण का मैंने क्या नाम रखा है, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये घन कोण होता है। ये आप 11th में इसको बताए होंगे आपको, ये डीए कॉस थीटा इतना ये होता है, ठीक है। ये समझ गए अब आप? चलिए इक्वेशन 2, ठीक है भाई। अब देखिए डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या फार्मूला है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है ना, ई ए कॉस थीटा। बड़ी अच्छी बात। बराबर ई की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहां से, यहां से। ई ए कॉस थीटा नहीं, यहाँ की क्या लिखा हूं, डीए से गुजरने वाले, तो क्या हो जाएगा यहाँ डीए कॉस थीटा, क्यों जी, होगा ना। अच्छा ई की वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू देखिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम आपको? हम इसी चीज को यहां लेकर के आते हैं। हमने फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या है भाई, डीए कॉस थीटा। बड़ी अच्छी बात, ठीक है। अच्छा यहां पर क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा है, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स बहुत ही कम होगा, तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम, डी फाई। याद आ रहा है ना, मैंने कूलॉम सलाम में कुछ इस तरह से किया था, डीए, तो यहां से अल्पांश के लिए ये डी फाई, ठीक है। अब देखिए बना, थोड़ा इसको स्मार्ट कर लीजिए। स्मार्ट का मतलब हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ध्यान दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां से लिखेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा यहां पर जो वैल्यू आपने रखा है ये लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ई की जगह पर ये वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया हूं। अब आइए, अब देखिए डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल है, घन कोण के, यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, डी ओमेगा लिखा जा सकता है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात, लिख दीजिए।
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिखा जा सकता है डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इतनी की जगह पर क्या लिख देंगे हम डी ओमेगा। क्यों लिख देंगे? क्योंकि डी ओमेगा घन कोण बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान क्या आर स्क्वायर। ये होता ही है डी फाई। ये तो समझ गए इतना। अब देखिए ये किसके लिए निकला है? वो छोटे से टुकड़े डी के लिए निकला है ना। पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो जानते हैं ना, तो यहां लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी फाई ई है तो क्या मिलेगा? ये फाई ई बराबर, यहां पर देखिए लगाएंगे इंटीग्रल, समाकलन मत कहिए, इंटीग्रल 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया डी ओमेगा। और कांस्टेंट क्या है? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल क्या डी ओमेगा। ये होता। फिर यहां बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई के बराबर। डी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 4 पाई के। डी ओमेगा क्या लिख देंगे हम? 4 पाई लिख दीजिए। यहां से लिखेंगे आप फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या 4 पाई। ये 4 पाई कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? यहां बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही आपका गासेस थ्योरम है। देखिए कितनी आसानी से हमने 2-3 स्टेप में, पहली बार ये, दूसरी बार ये में हमने इसको प्रूव कर दिया। कुछ ही नहीं है, यही है गासेस प्रमेय। और इस गासेस थ्योरम से आप कह देते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बात पकड़ पा रहे हैं ना? यही होता है, यही है गासेस थ्योरम आपका। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। देखिए यही गॉस का प्रमेय है। यही क्या है? यही गॉस का प्रमेय, ये गॉस का प्रमेय। ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। यदि देखिए यदि बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हों, जैसे प्लस Qn प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 एंड सो ऑन, ऐसे आवेश हो तो मान लीजिए उसी पृष्ठ पर क्या है, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है। तो देखिए अगर उस बंद पृष्ठ पर इतने सारे आवेश आ जाएंगे, कई आवेश आ जाएं, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उन आवेशों के अलग अलग वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। आप समझ गए होंगे इसके लिखने से। यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा Q1 अपान एप्सिलॉन 0 प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन 0 प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन 0 माइनस Q4 अपान एप्सिलॉन 0 माइनस Q5 अपान एप्सिलॉन 0 एंड सो ऑन। चला गया कि नहीं? सबको ऐड करते हुए चला गया। देखिए ध्यान से अगर मैं देखूं तो इसको लिखा जा सकता है फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा क्यू।
लिखा जा सकता है कि नहीं? सिग्मा क्यू का मतलब क्या है? सबका सम कर देना है। क्यों? सबका सम कर देना है ना। देखिए सिग्मा क्यू का मतलब यही होता है। यह देखिए आप इसको मिला देंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी एक नंबर में दे देते हैं ये और वहां आपसे गलती न हो, मैं यहाँ नोट लिखता हूं। देखिए नोट लिखूंगा, गॉसियन पृष्ठ में, देखिए गॉसियन पृष्ठ में, गॉसियन पृष्ठ में क्या लिखने का प्रयास कर रहा हूं? देखिए गोला, बेलन, घन, घनाभ आएगा। तो क्या होगा? आएगा। बात समझ रहे ना? लेकिन वृत्त, वर्ग, आयत इत्यादि नहीं आएंगे। बात तो समझ पाए होंगे आप? तो मान लीजिए वन डायमेंशन होता है, लेकिन वर्ग तो हो सकता है ना? नहीं, वर्ग, वृत्त, आयत ये सब नहीं आएंगे। गोला, बेलन, घन और घनाभ आएगा। बात समझ रहे हैं ना? बोलिए। ये चीजें आएंगी, बाकी ये चीजें नहीं आएंगी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना? इस तरह से आज हम सब लोगों ने ये गॉसियन पृष्ठ को हमने प्रूव किया यहाँ। ठीक है, तो आज की पढ़ाई हम यही रोकते हैं, है ना? बाकी कल हम सभी लोग इसके गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे और पहला अनुप्रयोग को हम लोग प्रूव करेंगे। उसी में और सारी आर्टिकल वगैरह को बात करते हुए उसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।